हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, हिंदी और रीजनिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द। ठीक है, हमको बताना है कि असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। हमारा ऑप्शन ए है असाधारण, ऑप्शन बी है मेघा, ऑप्शन सी है मेधावी और ऑप्शन डी है मंद मेघा। तो असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा हमारा मेधावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। किसी वस्तु का आयतन निकालने निकालने के लिए उसकी उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन ए है उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई का, ऑप्शन बी है आयतन निकालने के लिए, ऑप्शन सी है गुणा कर देना चाहिए और ऑप्शन डी है किसी वस्तु का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये कहाँ पे त्रुटि है? तो हमारा किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी चौड़ी नहीं होता है, लंबाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई और मोटाई होता है। ठीक है, लंबी चौड़ी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 3 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित है, ये छूट गया है। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो हमको बताना है कि कमल की जगह पे हम क्या उपयुक्त वाक्य, हम कौन सा उपयुक्त विकल्प हम प्रतिस्थापित करेंगे कि जो यहाँ पे सही हो। तो ऑप्शन ए है जलद, ऑप्शन बी है पवमान, ऑप्शन सी है गुलाब और ऑप्शन डी है पद्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या होता है कि रात्रि में भौरा पद्म की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। ठीक है, कमल की पंखुड़ियों में नहीं होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 4 नंबर, उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन करें। ठीक है, हमको उज्ज्वल का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है 2 मील, ऑप्शन बी है अति उज्ज्वल, ऑप्शन सी है अनुदार, ऑप्शन डी है प्रोज्वल। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है? उज्ज्वल का विलोम होता है 2 मील। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कम बोलना, ऑप्शन बी है लड़ाई करना। ठीक है, ऑप्शन सी है गुस्सा होना और ऑप्शन डी है बकवास करना। तो गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है डींगे मारना या बकवास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन वर्तनी रूप से शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है ऋतु, ऑप्शन बी है ऋतु, ऑप्शन सी है ऋतु और ऑप्शन डी है ऋतु। तो ऋतु ऋतु कैसे लिखा जाता है? तो ऋतु हमारा ऋतु से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विजय सत्यपाल का है डैश डैश। हमको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए है सुता, ऑप्शन बी है भगिनी, ऑप्शन सी है आत्मजा और ऑप्शन डी है अनुज। ठीक है, तो विजय सत्यपाल का क्या होगा? सुता, भगिनी, आत्मजा या अनुज। कौन सा उपयुक्त वाक्य भरा जाएगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी अनुज। विजय सत्यपाल का अनुज है। आगे पढ़ते हैं। आगे जलधर का पर्यायवाची है।
जलधर का पर्यायवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है बादल और ऑप्शन डी है अवनी। तो जलधर का पर्यायवाची क्या होता है? जलधर का पर्यायवाची होता है सी बादल। बादल का और पर्यायवाची क्या होता है? तो आप ये होता है सबद, फिर वारिद, फिर उसके बाद नीरद, पयोद, अम्बुद, बादल, मेघ, घन आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब जलधर का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है कुंजर, ऑप्शन सी है हिरण और ऑप्शन डी है हाथी। तो घोड़ा किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, घोड़ा का। घोड़ा का और पर्यायवाची क्या होता है? तो होता है ये सैंधव, फिर अश्व, वाजी, बाजी, घोड़ा आदि, ये सब क्या होते हैं? तुरंग यानी अश्व, ये सब पर्यायवाची होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में बादल घिर आए हैं। ठीक है, हमको बताना है कि बादल की जगह पे हम सब उपयुक्त विकल्प कौन सा हम चयन करें जो इसको हम बादल को प्रतिस्थापित कर दें। ऑप्शन ए है वारी निधि, ऑप्शन बी है वनज, ऑप्शन सी है मेघ और ऑप्शन डी है पयोधी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आकाश में बादल घिर आए हैं, इसको हम प्रतिस्थापित करने के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आकाश में मेघ घेर आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है। कर्म भीरु, मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। हमको बताना है कि कहाँ पे इसमें गलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है काम करने को डरता है, ऑप्शन बी है और काम को देखकर, ऑप्शन सी है भयभीत होता है और ऑप्शन डी है कर्म भीरु मनुष्य। तो कहाँ पे हमारा गलत होगा? तो कहाँ पे त्रुटि है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, काम करने को डरता है। ये काम करने को डरता है ये नहीं होगा, काम करने से डरता है, यहाँ पे क्या होगा? से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे पढ़ते हैं। अगला है जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द। जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए है यथोचित, ऑप्शन बी है कदाचित, ऑप्शन सी है किंचित और ऑप्शन डी है अनुचित। तो जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यथोचित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करें। ठीक है, तो ये गद्यांश है, गद्यांश को हम पढ़ते हैं। भारतीय, यहाँ पे डैश है 1 नंबर, जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंतर और बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श पे पूरा विश्वास करती है। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, हमको बताना है कि भारतीय, यहाँ पे 1 नंबर, जड़ एक एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंतर और बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है समाज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो गद्यांश एक में सांकेतिक रिक्त स्थान में क्या सबसे उपयुक्त वाक्य भरा जाएगा? यहाँ पे होगा कि भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत और बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श
में पूरा विश्वास करती है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, संस्कृत। अगला है 14 नंबर कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि वह वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और और पूरा, ठीक है, पूरा विश्वास करती है और पूर्व डैश को एक ही परिवार के रूप में मानती है। एक ही परिवार के रूप में मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए संसार, ऑप्शन बी है समाज, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है देश। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम शुरू से पढ़ते हैं कि भारतीय, पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, संस्कृति। भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूर्ण, ठीक है, विश्वास करती है और क्या है, पूरे, यहाँ पूर्ण नहीं पूरे होगा, पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यहाँ पे पूरे होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे इधर पढ़ते हैं, आगे है कि हमने यहाँ पे भरा था संस्कृति, हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमको, और यहाँ ये पूरे होगा, ये संसार, 2 नंबर पे हमने संसार भरा था। अब आगे पढ़ते हैं कि पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है। ठीक है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है कि अंत से अनंत की ओर जाना, अंत से अनंत की ओर जाना, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे हमको भरना है, से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ते हैं 15 नंबर की गंधांश में रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द। तो ऑप्शन ए है उजाले, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है अंधकार और ऑप्शन डी है आंधी। तो क्या है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है कि अंत से अनंत की ओर जाना, फिर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ठीक है, कहां से, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, अंधकार। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे बढ़ता अंधकार। तो हम यहीं से पढ़ना चालू करते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है कि अंत से अनंत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से, ठीक है, कीचड़ से, यहाँ पे 4 नंबर है, हमको भरना है की ओर जाना। तो हमारा ऑप्शन है घर, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है मंदिर और ऑप्शन डी है पानी। तो कीचड़ से किधर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, नंबर बी हमारा सही होगा। कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से, अगला है, अगला हम यहाँ पे अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है व्यवस्था, ऑप्शन सी है उजाला और ऑप्शन डी है देश। यहाँ पे है हमने पढ़ा था कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से कहाँ जाना, व्यवस्था की ओर जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इस पे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन है कितनी संभावनाएं छिपी हैं, ऑप्शन बी है इसकी कोई, ऑप्शन सी है सीमा नहीं है और ऑप्शन डी है मानव जीवन पर। तो हमको बताना है कि इसमें कहाँ त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मानव जीवन पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इसमें त्रुटि है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मानव जीवन पर
पर यहाँ नहीं होगा। मानव जीवन में, यहाँ में होगा। मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित है, भूल गया है। तो सिंघनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है। ठीक है, हमको बताना है कि सिंघनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है। शिशु के स्थान पे हम क्या, कौन सा उपयुक्त वाक्य यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है शावक, ऑप्शन बी है आकृतिक, ऑप्शन सी है दावक और ऑप्शन डी है श्वान। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा सिंघनी अपने शिशु को, शिशु की जगह पर क्या होगा, सिंघनी अपने शिशु, यानी उसके शिशु को हम शावक बोलते हैं। सिंघनी के बच्चे को हम शावक बोलते हैं। तो सिंघनी अपने शावक को शिकार करना सिखा रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक डैश डैश इमारत है। तो ऑप्शन ए है काल्पनिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है पौराणिक और ऑप्शन डी है सामाजिक। तो लाल किला एक कैसा, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है, आंख से गिरना मुहावरे का अर्थ है। आंख से गिरना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है ध्यान से हट जाना, ऑप्शन बी है बहुत प्यारा होना, ऑप्शन सी है आदर भाव घट जाना और ऑप्शन डी है निगरानी करना। तो आंख से गिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा कि आदर भाव घट जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि वर्तनी रूप से शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पूजनीय, ऑप्शन बी है पूजनीय और ऑप्शन सी है पूज्य और ऑप्शन डी है पूज्य। वर्तनी रूप से कौन इसमें सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। पूज्य हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी ये सब गलत है। ये वर्तनी रूप से अशुद्ध है। आगे देखते हैं हम। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार डैश डैश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करते हैं, ऑप्शन बी है चबाते हैं, ऑप्शन सी है पीते हैं और ऑप्शन डी है देखते हैं। तो नवरात्रों में लोग फलाहार क्या करते हैं? करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। संधि का विलोम शब्द चयन करें। संधि का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है विग्रह, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है मेल और ऑप्शन डी है समास। संधि का क्या होगा विलोम शब्द? तो संधि का विलोम होता है विग्रह। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। ऑप्शन ए है सुहागन, ऑप्शन बी है विदुर, ऑप्शन सी है विधवा और ऑप्शन डी है पत्नी। वह क्या है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह विदुर है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा 25 हिंदी का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है, हवाई जहाज, आकाश। तो हमारा ऑप्शन है गाड़ी, सड़क, ऑप्शन बी है तुरही, गीत, ऑप्शन सी है सैनिक, सेना और ऑप्शन डी है पुस्तक, प्रिंट। ठीक है, जिस प्रकार हवाई जहाज क्या होता है? आकाश में उड़ता है, उसी तरह क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या होगा? उसी प्रकार गाड़ी यहाँ पे सड़क पे चलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, नीचे दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो कथन है हमारा सभी मेढक कछुआ हैं। दूसरा कथन है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तीसरा कथन है कुछ मगरमच्छ हाथी हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
और इसको हम देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो क्या कहा है कि पहले कथन में कि सभी मेढक कछुआ हैं, तो हम पहले लिख देते हैं मेढक, सभी मेढक क्या हैं, कछुआ हैं। फिर क्या कह रहा है कि कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, यानी कोई कछुआ मगरमच्छ, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। फिर उसके बाद कुछ मगरमच्छ हाथी हैं, दे रहा है कुछ मगरमच्छ, यहाँ पे सभी था, यहाँ पे कुछ है, तो हम कुछ मगरमच्छ क्या है, हाथी है। ठीक है, ये हो गया, हमने इसको फिगर बना लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो क्या दिया है, पहला निष्कर्ष है कुछ कछुआ मेढक हैं, कुछ कछुआ मेढक हैं। ठीक है, तो कछुआ तो ये पूरा है, तो इनमें से कुछ भाग क्या है, मेढक हैं। जब सभी मेढक कछुआ हो सकते हैं तो इसमें क्या है कि कुछ कछुआ मेढक हैं, तो हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा क्या है, कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है। ठीक है, दे रहा है कि कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है, तो जब यहाँ पे दिया है कि सभी मेढक कछुआ हैं, तो कोई मेढक कैसे मगरमच्छ होगा, और फिर दूसरे अन्य कथन में दिया है कि कोई कछुआ मगरमच्छ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा हमारा विकल्प भी क्या होगा, सही होगा। दूसरा निष्कर्ष भी सही होगा कि कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों निष्कर्ष का अनुसरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है फिर कथन निष्कर्ष का ही। तो हम निर्देश को छोड़ के हम सीधे कथन को पढ़ते हैं कि सभी घोड़े भैंसे हैं, सभी घोड़े भैंस हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि घोड़े, सभी घोड़े हैं जो क्या है, भैंस है। फिर उसके बाद दे रहा है कि सभी भैंस घास है, सभी भैंस क्या है, घास है। अब हमारा निष्कर्ष पूछ रहा है कि निष्कर्ष दिया है कि सभी घोड़े घास है, सभी घोड़े घास हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पहला निष्कर्ष क्या होगा हमारा, सही होगा, क्योंकि सभी घोड़े भैंसे हैं और सभी भैंसे क्या घास हैं। तो क्या होगा कि सभी घास क्या है, वो सॉरी सभी घोड़े क्या होंगे, घास भी तो होंगे। ठीक है, पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष है हमारा सेकंड वाला कि सभी घास घोड़े हैं, सभी घास घोड़े हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा, ये गलत होगा। अगर यही बोलता कि कुछ घास घोड़े हैं तब सही होता। जब बोल रहा है कि सभी घास घोड़े हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही दिया है कि सभी घोड़े भैंस हैं। ठीक है, और सभी भैंस घास है। ठीक, तो फिर सभी घोड़े सभी घास कैसे घोड़े हो जाएंगे, नहीं होगा। तो ये होगा हमारा सेकंड नंबर गलत हो जाए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 3 नंबर के उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो दूसरा पद है वो पहले पद से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार हमको बताना है कि तीसरा पद चौथे पद से कैसे संबंधित होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 56 के बाद क्या लिखा है, 56 संबंधित 72 लिखा है, तो ये कैसे आया। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले कि हम 56 में क्या करेंगे 5 + 6 यानी इन दोनों की इकाई और दहाई को जोड़ के इसमें भी 56 में जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा, ये होगा 6 5 11 और 56 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67। देखिए यहाँ पे 72 दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72 के बराबर। इसी तरह हम 63 को सॉल्व करते हैं, इसमें करेंगे तो 63 + 6 + 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 3 9, और ये 63 और 9 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 72। ठीक है, और 72 जैसे हमने यहाँ पे 5 जोड़ा था तो इसमें भी हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, हम जोड़ेंगे तो आएगा
77। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है हमारा, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भागा और भागा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा हो तो 88 गुणे 11 माइनस 7, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे भागा है। ठीक है, भागा 4 बराबर हमको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं 88 गुणे 11 माइनस 7 भागा 4, हमको इसको बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि गुणा का अर्थ क्या है? यहाँ पे गुणा का अर्थ है भागा, तो हम 88 भागा 11 करेंगे। और फिर दिया है कि माइनस का अर्थ है गुणा, यानी गुणे 7, और भागा का अर्थ है, भागा का अर्थ है प्लस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 88 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, गुणे 7 प्लस 4। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 4 बराबर हमारा आ जाएगा 60 आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। पी क्यू और आर का पड़ोसी है। बी जो कि यस के बाएं दूसरा है, टी और यू का पड़ोसी है। आर का स्थान हमको बताना है। तो चलिए हम इसको सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। क्या दिया है कि दिया है कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 1 7 लोग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ही 7 लाइन खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक हम यहाँ खींच देते हैं 7। ये हो गया 7। अब इसमें दिया है कि यस आर और टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो हम पहले यस को यहाँ बैठा देते हैं और दे रहा है कि ये आर या टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि पी है जो क्यू और आर का पड़ोसी है। ठीक है, क्या दिया है कि पी क्यू और आर का पड़ोसी है। तो हम यहाँ पे हम पी को बैठा देते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यू और आर का पड़ोसी है, तो क्यू हम इधर कर देंगे, आर हम इधर कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है भी जो कि यस के बाएं दूसरा है। भी है जो यस के बाएं दूसरा है। तो यस के बाएं दूसरा किधर होगा? तो यस के बाएं दूसरा इधर होगा, तो ये होगा 1 और 2। भी हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, टी और यू का टी और यू। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? टी और यू का पड़ोसी है। भी जो यस के बाएं दूसरा है, टी और यू का पड़ोसी है। भी यस के बाएं दूसरा है जो टी और यू का पड़ोसी है। तो टी और यू का पड़ोसी यानी टी यहाँ होगा और यू यहाँ होगा। ठीक है, तो ये होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आर का स्थान क्या होगा। ठीक है, आर का स्थान होगा, ऑप्शन ए है यस के दाएं दूसरा, ऑप्शन बी है यू के बाएं तीसरा, ऑप्शन सी है पी के तुरंत बाईं ओर और ऑप्शन डी है बी के तुरंत दाईं ओर। तो क्या पूछा है कि आर का स्थान, आर का स्थान क्या है? तो आर का स्थान है हमारा यहाँ पे पी के तुरंत दाएं, तो पी के तुरंत बाईं ओर दिया है, तुरंत दाएं है। फिर उसके बाद टी का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको मिलाएंगे ही नहीं। फिर यस के दाएं दूसरा, यस के दाएं दूसरा क्या है? यस के दाएं पहला दूसरा। यस के दाएं दूसरा तो पी है यहाँ पे, आर तो तीसरे पे है। फिर उसके बाद यू के बाएं तीसरा, यू के बाएं तीसरा 1 2 3।
यू के बाएं तीसरा क्या होगा हमारा, यू का बायां किधर होगा, यू का बायां इधर होगा, क्योंकि ये सब क्या है, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा ना दिया हो तो हम मानते हैं कि ये सब वृत्त के केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठे हैं। तो यू के बाएं होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। संगत शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी है पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसमें से हमको असंगत बताना है। तो अपरिमेय संख्या कौन क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, अपरिमेय संख्या कैसी होती है, हम पाई को क्या बोलेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, या हम ई लिख देते हैं तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। उसी तरह पूर्ण संख्या पूछे, पूर्ण पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 0 1 2 3 4 डैश डैश ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या माइनस और यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। तो जैसे हमने लिखा -1 -2 -3 +1 +2 +3 डैश डैश ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, तो इसमें असंगत कौन सा है, इसमें असंगत होगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, दे रहा है कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, तो हमको तीसरा पद आना है कि चौथे पद से कैसे संबंधित होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, HFF। ठीक है, फिर उसके बाद KCCK। तो इसमें क्या हो रहा है, H कितने नंबर पे आता है, हम इसकी नंबर निकालें, H 8 नंबर पे, F 6 नंबर पे, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे। इसी तरह K कितने नंबर पे आता है, तो K हमारा आता है 11 नंबर पे, C 3 नंबर पे, C 3 नंबर पे, K 11 नंबर पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि H के बाद यहाँ पे K हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, फिर F के बाद 3 हो रहा है, C आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। इसी तरह यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 के बाद 11 आ गया यानी +3 हो रहा है। तो सेम हम इसमें भी लागू करेंगे, तो J P P J। ठीक है, हमारा J कितने नंबर पे आता है, तो J आता है हमारा 10 नंबर पे, P हमारा आता है 16 नंबर पे, ये भी 16 और ये 10। तो 10 में हम क्या करेंगे, पहले 3 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 3 13। 13 नंबर पे क्या आता है, यम आता है। फिर 16 में से -3 करेंगे, यहाँ +3 और यहाँ पे -3 करेंगे, तो 16 3 क्या हो गया, ये आ गया। फिर हमारा M, ये हो जाएगा M। फिर इसी तरह इसमें भी हम -3 करेंगे, -3 करेंगे, तो फिर ये आएगा ये M। फिर J में +3 करेंगे हम। ठीक है, हमने लास्ट वाले में इसमें क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा ये M। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, M। 4 बार M आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला पूरा करें। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है, ये पूरा श्रृंखला दी हुई है, EJL, फिर HPRKBX
और हमको आगे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ई के बाद एच हो रहा है, एच के बाद के हो रहा है। ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे और के हमारा 11 नंबर पे। ठीक है, के हमारा 11 नंबर। तो इसमें क्या हो रहा है? 5 में 3 जुड़ रहा है, फिर 8 में 3 जुड़ रहा है। इसी तरह जे का देखेंगे, जे के बाद पी, पी के बाद भी। जे कितने नंबर पे आता है? जे आता है हमारा 10 नंबर पे। 10 के बाद पी 16 नंबर और बी 22 नंबर। ठीक है, बी हमारा 22 नंबर। तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 में 6 जोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर 6 जोड़ा तो 16 और 6 22 होगा। इसी तरह यल का हम देखते हैं। यल के बाद क्या हो रहा है? आर हो रहा है। यल हमारा कितने नंबर पे आ रहा है? यल हमारा 12 नंबर पे आएगा। फिर आर के बाद ये क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है और आर हमारा 18 नंबर पे। ठीक है, आर हमारा 18 नंबर पे आएगा। उसके बाद एक्स कितने नंबर पे आएगा? एक्स आएगा हमारा 24 नंबर पे। इसमें क्या हो रहा है? 12 और +6 यहाँ भी हो रहा है। और फिर यहाँ से आर के बाद 18 और 6 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 24 होगा, यानी फिर यहाँ भी +6 हो जाता है। इसी तरह हम के बी एक्स, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये होगा 11 और 3, 11 और 3 हो जाएगा 14। 14 होगा तो कौन सा आएगा? 14 नंबर पे यन आता है। इसी तरह बी हमारा 22 नंबर पे, 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 6 28, 28 आएगा। ठीक है, 22 6 28 आएगा। तो 28 यानी हम 26 में से 28 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 में से हम 26 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा, यानी दूसरे नंबर पे बी आता है हमारा। ठीक है, उसी तरह एक्स, एक्स कितने नंबर पे आता है हमारा? 24। 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30। तो हम 30 में से 26 घटाएंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे 26 ही होता है। 30 घटाएंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 नंबर पे क्या होता है? डी होता है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? NBD, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है इसमें असंगत, हमको चूज करना है कि कौन असंगत है। तो सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन देख लेते हैं कि सब में क्या है। ये तो कहीं कॉमन नहीं है। यहाँ पे एक स्वर है, फिर यहाँ कोई नहीं है, फिर यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे एक स्वर है। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो हम दूसरा चूज करते हैं। हम इनकी नंबरिंग करके देखते हैं उसके अनुसार। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। बी हमारा 2 नंबर पे आता है और बी के बाद यहाँ पे ई है, यानी 3 इसमें जोड़ रहा है। फिर 5 में फिर 3 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 8। इसी तरह हम दूसरे वाले को चेक करते हैं कि हमारा 11 नंबर पे 11 में 3 जोड़ेगा तो होगा 14 यानी एन। फिर 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17 यानी क्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, BEH। बी में +3 होगा, फिर ई में +3 होगा, ये होगा 2 5 8। इसी तरह KNQ, ये हमारा 11, N 14 और Q 17। के में +3 करेंगे तो एन आएगा, एन में +3 करेंगे तो ये क्यू आएगा। इसी तरह MPS चेक करते हैं। एम हमारा 13 नंबर पे, P 16 नंबर पे और यस हमारा कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो ये होगा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। इसी तरह हम डी वाले को चेक करते हैं। CHI, सी हमारा 3 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे और आई हमारा 9 नंबर पे। 3 में हम क्या जोड़ेंगे? तो 5 जोड़ेंगे और फिर 8 में 1। ये क्या है? ये तीनों तो सेम है। ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ये इनमें सेम फार्मूला लग रहा है, क्योंकि तीनों में
हर अक्षर के बाद 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा असंगत कौन सा हो गया? असंगत हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा असंगत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा कर रहा करे। यह क्या है? 12 माइनस 57, और सॉरी 12,57, 282, 1407, 7032। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि कौन सी श्रृंखला है? यहाँ पे 12, 57, 282, 1407 और 7032। ठीक है, यहाँ देखने से क्या हो रहा है कि 12 के बाद 57 आया है, यहाँ इसमें गुणा हो रहा है। ठीक है, जब भी ऐसी संख्या दिखे तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 12 के बाद 57 कैसे आएगा? तो हम 12 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी 12 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 पचे 60। ठीक है, और -3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 57 आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें करते हैं, 57 गुणे 5 करेंगे, कितना आएगा? 57 गुणे 5 करेंगे तो 5 7 35, 50 25 और 3 28। ठीक है, 285, और 285 में फिर 3 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 282 आ रहा है। फिर यही सेम फार्मूला इसके बाद हम करेंगे, 282 गुणे 5, ठीक है, और -3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 5 बटे 40 और 1 41, और 5 दूना के 10, 4 14। ठीक है, और -3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1407 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, वही सेम 1407 गुणे 5 -3 करेंगे तो ये भी आएगा, इसका मान भी 1032 आएगा। और फिर उसके बाद अगली श्रृंखला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 7032 गुणे 5 -3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, यह आएगा हमारा 35,157। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक निश्चित कूट में प्रोग्राम को MRRGOAP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो उस कोड में कंट्री को कैसे कोडबद्ध किया जाता है, किया जाएगा? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको कोड भाषा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्रम बदला गया है। ठीक है, क्रम कैसे बदला गया है? तो इसका क्रम चेंज करके लिखा गया है। तो क्या पहले क्या लिख किया गया है? पहले 7 नंबर को लिखा गया है। ठीक है, पहले 7 नंबर को, फिर उसके बाद 2 नंबर को, फिर उसके बाद 5 नंबर को, फिर उसके बाद जी चौथे नंबर पे है तो जी 4 नंबर पे है, फिर ओ हमारा 3 नंबर पे है। ठीक है, फिर ए हमारा कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है, फिर उसके बाद पी 1 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे इसको क्रम इसका चेंज करके लिखा गया है। तो हमको क्या बताना है? कंट्री, इसको भी हम सीरियल वाइज सीरियल, यहाँ पे यार भूल गया, इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेम हम ऐसे लगाते हैं, पहले हम 7 नंबर को लिखेंगे, फिर 7 नंबर क्या है? वाई है अपना, फिर उसके बाद 2 नंबर यू है अपना, 2 नंबर के बाद 5 नंबर टी है, फिर उसके बाद 4 नंबर हमारा यन है, फिर उसके बाद 3 नंबर क्या है? यू है, फिर उसके बाद 6 नंबर
सॉरी, यहाँ पे 2 नंबर पे ओ है, 3 नंबर पे यू है। ठीक है, फिर 6 नंबर हमारा, 6 नंबर आर है, फिर 1 नंबर सी है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कोई है क्या। क्या है? YOTNUER यहाँ पे दिया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फिर यहाँ पे टी से शुरू है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसको हम चेक करते हैं, YOTNURC, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जलचर मछली। ठीक है, जलचर मछली। फिर उसके बाद है हमको आगे संबंधित शब्द युग्म बताना है, तो ऑप्शन ए स्तनधारी कछुआ, ऑप्शन बी उभयचर मेढक, ऑप्शन सी है जलीय बगुला, और ऑप्शन सी है ससृप दीमक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, जैसे जलचर के अंतर्गत क्या आता है, तो जलचर के अंतर्गत आता है मछली आती है। तो उसी तरह उभयचर मेढक क्या है? उभयचर है। उभयचर यानी ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संबंधित है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। ठीक है, हमको असंगत बताना है, तो उसको चेक करते हैं कि कौन इसमें असंगत है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 2 से सब कट जाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं, तो पहला ऑप्शन 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये भी विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये भी विभाजित हो जाएगा। और ऑप्शन डी, ये भी विभाजित हो जाएगा। तो हम फिर 4 से चेक करते हैं। 4 से करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 8 32, 4 9 36, और ये कितना होगा? 4 1 4, 4 2 के 8। फिर ये 4 छक्का 24, और ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। 4 3 12 और 4 4 16। तो क्या हो रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या है? ये 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और ये बाकी सब विभाज्य हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? यक्स बड़ा है, यक्स जेड से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स ग्रेटर देन जेड। ठीक है, इसका मतलब यक्स है जो जेड से बड़ा है, तो यक्स ग्रेटर देन जेड। फिर दिया है कि और वाई जेड से छोटा है, तो वाई जेड से छोटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यानी हम ये कहें कि वाई जेड से छोटा है या कहें कि जेड वाई से बड़ा है, तो दोनों बात सेम हुई, तो हम जेड ग्रेटर देन वाई लिख देते हैं। ठीक है, यह हो गया। अब फिर क्या है कि जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, हम यहाँ लिखते हैं कि जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू यक्स से छोटा है। ठीक है, डब्ल्यू है जो डब्ल्यू यक्स से छोटा है, डब्ल्यू यक्स से छोटा है। और पहले को इक्वेशन में क्या दिया है कि यक्स जेड से बड़ा है, तो क्या होगा? यानी हम यक्स को आगे लिखेंगे यक्स ग्रेटर देन जेड, और जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी जेड डब्ल्यू से बड़ा हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसके बाद हम करेंगे 1 और 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हम देख रहे हैं कि यक्स क्या है, हर जगह बड़ा है, तो यक्स ग्रेटर देन जेड। फिर उसके बाद या तो ये कहीं नहीं दिया है कि वाई डब्ल्यू से छोटा है या डब्ल्यू वाई से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? हम जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड डब्ल्यू से बड़ा है, तो जेड डब्ल्यू से बड़ा हो गया। फिर उसके बाद
जेड डब्ल्यू ग्रेटर देन वाई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, हमारा एक्स होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, क्या है, 71, 93, 137, 203, 291। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, 71, 93, 137, 137 और 203 और 291। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि 70 में हम कितना जोड़ें कि 93 होगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे +22। फिर इसके बाद 93 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 137 होगा, तो हम कितना जोड़ेंगे, +44 जोड़ेंगे। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि 137 में हम कितना जोड़ेंगे कि 203 बनेगा, तो 203 में से 137 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यह आएगा +66 जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा। इसी तरह हम 203 में कितना जोड़ें कि 291 हो जाएगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 88 जोड़ेंगे। ठीक है, 88 जोड़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या आएगा। तो फिर इसके बाद हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 22 का। फिर यहाँ से 44 और 66 में डिफरेंस कितना है, 22 का। 44 में हम 22 जोड़ेंगे तो 66 होगा। फिर 66 में हम कितना जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे, कितना होगा, 88। उसी तरह हम 88 में +22 करेंगे, कितना होगा, ये होगा 110। अब हम क्या करेंगे कि 291 में 110 जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा हमारा, आएगा 401। तो यही हमारा आंसर होगा कि अगली श्रृंखला क्या होगी, 401 होगी। नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है, यदि जी बराबर 49 और बी यू को 4441 लिखे तो डीएम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जी का मान जी 49 और बी यू का मान 4441। तो हमको बताना है डीएम का हमको बताना है। तो हम देखते हैं कि जी का मान कितना होता है, जी 7वें नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, और फिर इसके बाद क्या किया गया है, 7 का वर्ग किया गया है, तो यह है 49। तरह बी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे, और यू 22 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 का वर्ग किया गया है, 2 का वर्ग किया गया है, और फिर 22 का वर्ग किया गया है। 2 का वर्ग 4 होगा और 22 का वर्ग 441 होगा। इसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी तरह हम इसका भी करेंगे। यहाँ डी 4 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे। ठीक है, तो 4 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 13 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो हम 169 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16169। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 16169। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं। अगला है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। सी ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्णतः बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विकर्णतः विपरीत बैठे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 2 पंक्ति यहाँ पे बना लेते हैं। एक में
3 व्यक्ति बैठेंगे और दूसरे में 3 व्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। ठीक है, ई किसी भी व्यक्ति पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं आप। डी है जो यफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी यफ के बाईं ओर, मान लीजिए हम यफ को यहाँ लिख देते हैं। यफ का बाईं किधर होगा? बायां इधर होगा। ठीक है, तो बायां इधर हो तो कितने स्थान पे? दूसरे स्थान, यानी डी यहाँ बैठा है। फिर उसके बाद दिया है कि सी ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्ण बैठा है। ठीक है, तो डी तो हमारा यहाँ है और डी के विकर्ण में बैठाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक इसके विपरीत यहाँ पे हम ई को बैठा देंगे। या ई, यहाँ पे ई नहीं होगा, सी होगा, सी को बैठाया जाएगा ना। बोल रहा है ना सी ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्ण में बैठा है, यानी सी डी के विकर्ण में बैठा है। ठीक है, और क्या है? ई का पड़ोसी है। ई का पड़ोसी है तो हम ई को हम यहाँ लिख देंगे, तभी तो ये ई का पड़ोसी होगा। फिर उसके बाद दिया है कि बी एफ का पड़ोसी है। बी है जो एफ का पड़ोसी है, यानी बी हमारा यहाँ बैठेगा, तभी तो एफ का पड़ोसी होगा। अब बचा क्या? बचा ए, ए को हम यहाँ बैठा देंगे। ये हो गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब दिया का निम्नलिखित में से एक दूसरे के विकर्ण में विकर्ण विपरीत बैठा है। कौन? हमको बताना है कि कौन विकर्ण रूप से विपरीत बैठा है। डी तथा ए, डी तथा ये तो सामने सामने बैठे हैं विपरीत। उसके बाद ए तथा सी, ए तथा ए, तो ए और सी एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत। फिर तीसरा है यफ तथा सी, यफ तथा सी, यफ और सी तो आमने सामने बैठे हैं विपरीत, ये भी नहीं होगा। ए तथा यफ, ठीक है, ए क्या है? ए के ठीक विपरीत, यानी सामने वाली पंक्ति में कहाँ पे विकर्ण में बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।